हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वेस्ट बंगाल ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस के बारे में। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो आज के मेहमान हैं, गेस्ट हैं, वो हैं मेहताब आलम साहब, जो खुद WB ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस 2018 क्रैक कर चुके हैं और वर्तमान में एट प्रेजेंट वो पंचायत ऑडिट एंड अकाउंट ऑफिसर हिसाब से एक ब्लॉक में काम भी करते हैं। तो उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उनका जर्नी कैसा था, इस जर्नी के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर इस एग्ज़ाम को पास करने का स्ट्रैटेजी क्या होता है, इसके बारे में हम लोग उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मेहताब साहब, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और हम बात थैंक यू। करेंगे कि आपका जर्नी का शुरुआत कैसे हुआ, आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है और किस तरह से इस मकाम पर आए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा अपने आप को बताएं। हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद शकीब सैम सर। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा कि थोड़ा सा पहले अपना बारे में एक इंट्रोडक्शन बता देता हूं कि मेरा नाम मेहताब आलम है। और मैं अभी प्रेजेंटली पंचायत अकाउंट्स एंड ऑडिट ऑफिसर के हिसाब से काम कर रहा हूं कैनिंग टू डेवलपमेंट ब्लॉक सौच वेस्ट परगना में। और अभी 2018 में मैंने वेस्ट बंगाल ऑडिट अकाउंट सर्विस क्वालिफाई किया है, फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। और मेरा जो जर्नी रहा है वो मैं बोलूँगा कि मेरा जर्नी जो स्टार्ट हुआ था वो आफ्टर माय ग्रेजुएशन फ्रॉम द ईयर 2013 when I have completed my graduation from उमेश चंद्रा कॉलेज फ्रॉम बीकॉम ऑनर्स। एंड देन उसके बाद मुझे लगा कि मुझे इस ऐसी फील्ड में जाना चाहिए जो मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड हो और एक प्रेस्टिजियस, उसके साथ साथ एक प्रेस्टिजियस जॉब भी हो, एक गवर्नमेंट जॉब हो। तो उसके बाद से ही फिर मैंने प्रिपरेशन लेना शुरू कर दिया। मैंने ज़्यादातर सेल्फ स्टडी ही खुद से स्टार्टिंग ड्यूरिंग माय वेरी बिगिनिंग मैंने खुद से ही प्रिपरेशन स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम में अपेयर होने लगा, बहुत सारे एग्ज़ाम में मैंने क्वालिफाई भी किया। बट शुरू में तो पहले बहुत ही मुश्किल लगता था सब कुछ कि एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं हो पाता था। बट आहिस्ते आहिस्ते जैसे ही मैंने मेहनत किया और फिर उसके बाद जो सबसे पहला मेरा गवर्नमेंट सर्विस था वो 2017 में मैंने सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब क्रैक किया पाया। वो था LDC, लोअर डिवीज़न क्लर्क इन अलीपुर डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट। उसके बाद मैंने 1 साल वहाँ पर एज़ एन LDC काम किया। काम करने के बाद ही मैं मेरी जो कोशिश थी वो जारी रही, मैं वहाँ पर रुका नहीं। उसके बाद मैंने और उससे भी ऊपर जाने की कोशिश करने लगा। फिर उसके बाद मैंने 2018 में वेस्ट बंगाल ऑडिट पंचायत अकाउंट्स एंड ऑडिट ऑफिसर के हिसाब से मेरी बहाली हुई। मैं वहाँ पर अभी भी प्रेजेंट मैं वहीं पर ही हूँ। और इसके साथ साथ 2018 में ऑडिट अकाउंट सर्विस भी क्वालिफाई किया मैंने। ओके। तो मेरा जर्नी जो रहा वो बहुत अप्स एंड डाउन्स रहा। बहुत सारी मुश्किलें आई, परेशानी आई। बट मुझे खुद पर भरोसा था। मैंने डेडिकेशन के साथ लगा रहा और आज इस मुकाम पर पहुंचा हूँ। अच्छा, आप ग्रेजुएशन किस साल कंप्लीट कर किए थे, आपने ग्रेजुएशन किस साल पास किया? मैंने ग्रेजुएशन 2013 में पास किया। ओके। तो 13 से आप 17 में जॉब हासिल करते हैं, LDC एज ए कोर्ट में आप काम करते हैं, फिर आप पंचायत ऑडिट अकाउंट ऑफिसर बनते हैं। फिर ये जो आपका ऑडिट अकाउंट सर्विस में जो ज्वाइनिंग हुआ है या ज्वाइनिंग होने वाला है या जो एग्ज़ाम क्रैक किए हैं, ये आपका कितना अटेम्प्ट था? ये एक्चुअली में मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। पहला अटेम्प्ट जो था मेरा वो 2015 में रिक्रूटमेंट था। बट उसका एग्ज़ाम जो हुआ था वो 16 में हुआ था। तो इस तरह से जो एक जो डिले होता है वो हम लोग जानते हैं ओके। कि जिस साल नोटिफिकेशन निकलता है उसी साल नहीं होता, बल्कि एक प्रोसेस चलता है। अच्छा अच्छा। तो 2015 में मैंने सबसे पहले अपेयर किया वेस्ट बंगाल ऑडिट अकाउंट सर्विस में। तो तैयारी के साथ ही अपेयर किया था। बट अनफॉर्चुनेटली इंटरव्यू तक जाने के बाद मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद 17 में मैंने दोबारा अटेम्प्ट लिया, दोबारा इंटरव्यू तक गया, नहीं हुआ। और फाइनली 2018 में मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। अच्छा, इसमें 3 स्टेप में ये एग्ज़ाम होता है जहाँ तक मुझे नॉलेज है। एक है प्रीलिम्स है, फिर उसके बाद मेंस आता है, फिर आपका इंटरव्यू का या पर्सनालिटी टेस्ट का सेशन आता है। तो प्रीलिम्स कितने नंबर का होता है और कौन कौन से इसमें सब्जेक्ट्स मैटर होते हैं? देखिए, ये जो है 3 स्टेज में ये एग्ज़ाम होता है वेस्ट बंगाल ऑडिट अकाउंट सर्विस। और मैं ये बता दूं कि 2015 से 2015 से ये एग्ज़ाम जो है वो कंटिन्यूसली एवरी ईयर हो रहा है, एवरी ईयर निकल रहा है। इनफैक्ट 2020 में भी नोटिफिकेशन आने वाला था, एक
इंडिकेटिव एडवर्टाइजमेंट आया था, हम लोगों ने देखा होगा उसको, बट अभी कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट नहीं आया है। पीएससी हो सकता है कि इन फ्यूचर वो उसको पब्लिश करे। तो ये जो है वो 3 स्टेज में एग्ज़ाम होता है इसका। पहला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, जो कि 200 मार्क्स का होता है। उसके बाद आता है अगर हम वो क्वालिफ़ाई कर जाते हैं, ये होता है क्वालिफ़ाइंग इन नेचर। इसका मार्क्स जो है वो मेंस एग्ज़ाम में और फाइनल सिलेक्शन में ऐड नहीं होता है। इसमें हम लोग को क्वालिफ़ाई करना होता है, तो ये 200 मार्क्स का एमसीक्यू बेस्ड होता है। सेकेंड हम लोग अगर देखते हैं तो वो होता है मेंस एग्ज़ाम। मेंस एग्ज़ाम जो होता है वो 800 नंबर का होता है, 800 मार्क्स का, जिसमें से 5 पेपर जो रहता है वो कंपलसरी पेपर जिसको हम लोग बोलते हैं 500 मार्क्स का, 100 मार्क्स ईच इन एवरी पेपर, एंड 3 जो पेपर रहता है वो 300 नंबर का 300 मार्क्स का, वो भी 100 मार्क्स ईच रहता है, बट उसको हम लोग ऑप्शनल पेपर बोलते हैं। तो हम लोग जब डिटेल सिलेबस में जाएंगे तो देखेंगे कि हम लोग का जो ऑप्शनल पेपर है वो एक ग्रुप पीएससी की तरफ से कर दिया गया है। उस ग्रुप में से एक ग्रुप में 3 सब्जेक्ट हम लोग को दिए जाते हैं, उसमें से हम लोग को कोई भी एक सब्जेक्ट चूज़ करना होता है। जी। तो इस तरह हम लोग को 3 सब्जेक्ट ऑप्शनल एज़ एन सबसे पहले ऑप्शनल हम वो लोग सिलेक्ट थोड़ा-सा करना पड़ता डिस्कस है। कर लेते हैं कि प्रीलिम्स का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। प्रीलिम्स में जो टॉपिक है, जैसे प्रीलिम्स में एक है पोर्शन, वो है इंग्लिश का। इंग्लिश 50 नंबर का होता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें वीक होते हैं प्रैक्टिस नहीं होने की वजह से। तो इंग्लिश की तैयारी कैसे करें और इसका रोल कितना है पूरा प्रीलिम्स पास करने में? देखिए इंग्लिश का तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इस सर्विस में। इनफैक्ट एवरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हम देखते हैं कि इंग्लिश का एक बहुत बड़ा रोल है। इंग्लिश के लिए मैं यही बोलूँगा कि आप अगर हम लोग डिटेल सिलेबस में जाएँगे, देखेंगे, तो उसमें इंग्लिश कंपोज़िशन जो है वो 50 मार्क्स का होता है। तो इसमें इसके लिए मैं बोलूँगा स्ट्रैटेजी ये होना चाहिए हम लोग को कि इंग्लिश के लिए कोई भी एक लाइक एसपी बख्शी का एक बुक आता है ऑब्जेक्टिव इंग्लिश बोलकर, वहाँ से हम लोग डिफरेंट वोकेबलरी देख सकते हैं। उसमें हम लोग को एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है, उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, ग्रामेटिकल्स एरर्स हैं। ये सब में हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा इंग्लिश के लिए। जी। और इसके अलावा मैं बोलूँगा कि प्रीलिम्स में हम लोग देखेंगे कि ग्रुप बी में जो है वो हम लोग का कॉमर्स का सब्जेक्ट रहता है। बिजनेस मैथ्स एंड स्टैट्स होता है 35 मार्क्स का, एंड अकाउंटेंसी एंड कॉस्टिंग होता है 40 मार्क्स का। मीन्स ये दोनों मिलाकर हम लोग का 75 मार्क्स कवर करता है। ओके। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो ऑडिट एंड अकाउंट्स के जो एस्पिरेंट्स हैं जो अपेयर होने जा रहे हैं, वो लोग अपने कॉमर्स सब्जेक्ट को अच्छे से करें, क्योंकि यहाँ से हम लोग का ज़्यादा मार्क्स जो है वो ये कवर कर रहा है कॉमर्स से सिर्फ 75 मार्क्स। जी। तो 75 मार्क्स का ये हो गया और उसके बाद 50 मार्क्स का आपका ये है। तो ओवरऑल अगर एक कितना नंबर लाने से कोई प्रीलिम्स क्वालीफाई कर सकता है? अगर बोला जाए कितना नंबर, तो मेरे हिसाब से जिसको हम लोग सेफ जोन में रहना बोल सकते हैं, तो अगर 60% स्कोर अगर करते हैं मार्क्स, लाइक 200 में अगर हम लोग का अगर 120 इज़ अ वेरी गुड मार्क्स, तो उसमें तो आराम से ही हम लोग क्वालिफाई कर जाएंगे। बट चूंकि इसमें थोड़ा सा क्वालिफाइंग मार्क्स कम ही रहता है कंपेयर टू द वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। तो अगर कोई 100 अबव मार्क्स लाता है, लाइक अगर 102, 105 या 110 तक आता है, तो आई थिंक इट इज़ अ गुड मार्क्स टू क्वालिफाई फॉर द मेंस एग्जाम्स। ओके। इसके बाद हम लोग आते हैं कि मेंस कितने नंबर का होता है और मेंस का क्या-क्या सिलेबस है, तो थोड़ा-सा इसके बारे में अगर आप रोशनी डाल सकें कि मेंस का कितना नंबर का क्वेश्चन है और इसका पोर्शन क्या है, तो थोड़ा-सा हम लोग उसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जी, बिल्कुल। मेंस एग्ज़ाम जो होता है हम लोग का, वो जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि ये 8 पेपर इसमें होते हैं मेंस में, 800 मार्क्स के, जिसमें से 5 कंपल्सरी पेपर होते हैं और 3 ऑप्शनल पेपर होते हैं। 5 कंपल्सरी पेपर में सबसे पहला पेपर जो होता है वो इंग्लिश का होता है, लैंग्वेज पेपर जिसको हम बोलते हैं, इंग्लिश एसे, प्रेसी राइटिंग एंड कंपोजिशन। सेकंड होता है बंगाली, हिंदी, उर्दू, नेपाली, संथाली, ऐसे, प्रेसी राइटिंग एंड कंपोजिशन, ये 100 मार्क्स का। थर्ड पेपर इज जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। फोर्थ पेपर इज बिजनेस मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स, एंड फिफ्थ पेपर इज ऑडिटिंग। ये 5 जो है वो कंपलसरी पेपर है, ईच पेपर कंसिस्टिंग 100 मार्क्स, एंड टोटल इज 500 मार्क्स। अगेन अगर हम लोग दूसरे ग्रुप में जाए, ऑप्शनल पेपर की जो हम लोग बात करते हैं, तो ऑप्शनल पेपर में एक ग्रुप सिस्टम बना दिया गया है हम लोग को यहाँ पर, और ये 3 ग्रुप है यहाँ पर से 3 ग्रुप में जो पहला ग्रुप है, ग्रुप ए,
उसमें से पेपर जो आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक फाइनेंस, सेकंड पेपर इज़ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एंड थर्ड पेपर इज़ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स एंड इंडियन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ये 3 पेपर में से हम लोग को कोई भी एक ऑप्शनल पेपर सिलेक्ट करना होता है। सेकंड ग्रुप इज़ ग्रुप बी, जिसमें 3 सब्जेक्ट हैं। फर्स्ट वन इज़ बिज़नेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जिसको हम लोग बीआरएफ बोलते हैं। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सेकंड पेपर एंड थर्ड पेपर इज़ एडवांस अकाउंटेंसी। अगेन ये इसी सिस्टम, आगे जैसे सिस्टम मैंने बताया कि यहाँ पर भी 3 सब्जेक्ट में से हम लोग को कोई भी एक सब्जेक्ट एज एन ऑप्शनल चूज़ करना पड़ेगा। एंड द लास्ट वन ग्रुप सी इज़ फर्स्ट पेपर इज़ बिज़नेस मैनेजमेंट, second paper is direct and indirect taxation, and third paper is information technology and its application in business। इस 3 पेपर में से हम लोग को कोई भी एक पेपर एज एन ऑप्शनल चूज करना होगा। अच्छा, इस पूरे मेंस में जो लैंग्वेज पेपर होता है वहाँ देखा जा रहा है कि 200 नंबर का लैंग्वेज पेपर है, तो इसका प्रिपरेशन कैसे किया जाए ताकि यहाँ से ज़्यादा और कितना मार्क्स इसमें मैक्सिमम हम लोग उठा सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं? लैंग्वेज पेपर के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि आप कोई भी ग्रामर बुक जो होता है वो इंग्लिश के लिए भी रेन एंड मार्टिन है, इज़ अ गुड बुक। तो उसके लिए आपको जो है प्रेसी, ऐसे, राइटिंग एंड कंपोजिशन, ये सब प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम उसको जितने अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, जितने अच्छा हम लोग के पास अगर वर्ड स्टॉक रहेगा, हम लोग उसको एक्सप्रेस कर पाएंगे उतना अच्छे से, तो अच्छा। ऑब्वियसली हम लोग का मार्क्स भी जो है वो इंक्रीज़ करेगा। और इसके लिए मैं एक सुझाव देना चाहूँगा कि इट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स कि कोई भी एक स्टैंडर्ड डेली न्यूज़ इंग्लिश न्यूज़पेपर हम लोग ज़रूर पढ़ें, उसको फॉलो करें। क्योंकि उससे हम लोग का जो है वो रीडिंग एंड स्पीकिंग पावर तो होगा ही, इसके अलावा हम लोग का वर्ड स्टॉक और राइटिंग स्किल में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा उससे। ओके। इसके अलावा जो पॉलिटी का सेक्शन आता है और जी करंट अफेयर जीके जो है उसको कैसे कवर किया जाए? जीके के लिए तो मार्केट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है, जिसमें मैं बोलना चाहूँगा कि तरुण गोयल आर्यन पब्लिकेशंस का है, एक लूसेंट्स का जीके आता है। यहाँ से हम लोग जीके कवर कर सकते हैं। और पॉलिटी के लिए तो लक्ष्मीकांत, आई थिंक इट इज़ मोर देन इनफ। लक्ष्मीकांत हम लोग बुक फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से हम लोग अपना एक जो हम लोग को टॉपिक ओनली इम्पोर्टेंट फॉर वेस्ट बंगाल ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, उसको हम लोग मार्क करके एक सेपरेट शीट में नोट कर सकते हैं उसको। वो बहुत काम में आएगा हम लोग को। ओके। और रेस्ट ऑफ द जो है आपका जो कॉमर्स जो कोर सब्जेक्ट है उसको या ऑप्शनल का सिलेक्शन किस तरह से करना चाहिए? देखिए, ऑप्शनल का सिलेक्शन जो है वो डिपेंड करता है कैंडिडेट के ऊपर। जैसा मैंने बताया कि अगर कोई किसी कैंडिडेट का अगर प्रैक्टिस में है, उसका प्रैक्टिकल पेपर अच्छा है, तो वो प्रैक्टिकल ले सकता है। जैसे कि इस ग्रुप में मैंने बताया, आपका 2 ग्रुप जो है, ग्रुप बी और ग्रुप सी, सेकंड और थर्ड ग्रुप में, वहाँ पर आपका एक प्रैक्टिकल पेपर है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एंड थर्ड ग्रुप में आपका है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशंस एंड और आपका सेकंड ग्रुप में था एडवांस अकाउंटेंसी एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो इसमें जो है हम देखते हैं कि बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो अभी रिसेंटली पास किए हैं ग्रेजुएशन, तो वो लोग प्रैक्टिकल को इजीली ऑप्ट कर सकते हैं क्योंकि वो लोग प्रैक्टिकल अभी प्रैक्टिस में हैं। लेकिन यस। अगर किसी को ये संदेह है या उनको डाउट है कि उनका प्रैक्टिस में नहीं है अभी प्रैक्टिकल पेपर, या उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, देन दे विल गो फॉर थ्योरी पेपर। लाइक मेरा जो सिलेक्शन था, मैं अपना सिलेक्शन बता रहा हूँ, मैंने ऑप्शनल क्या सिलेक्ट किया था। ग्रुप ए से मेरा था आईएफएस, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, ये एक थ्योरी पेपर है। सेकंड ग्रुप से मेरा था कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये एक प्रैक्टिकल पेपर है, प्लस इसमें कुछ पोर्शन जो है वो थ्योरी में भी आता है। एंड थर्ड पेपर मेरा था बिजनेस मैनेजमेंट, ये अगेन एक थ्योरी पेपर है। तो ये कॉम्बिनेशन आई थिंक ले सकते हैं हम लोग, ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा मैंने जैसा कि बताया कि अगर किसी का प्रैक्टिकल अच्छा है तो वो प्रैक्टिकल की तरफ जा सकते हैं। ऐसे नहीं कि ये ऑप्शनल पेपर मेरा है तो आप लोग भी इसको ले सकते हैं। आप लोग अगर इससे बेहतर भी ऑप्शनल पेपर ले सकते हैं अगर आपका प्रैक्टिस है तो। ओके। अगर इसके लिए अगर मेन से तैयारी के लिए एक अगर बुक लिस्ट कुछ बता सजेस्ट कर सके जो नए एस्पिरेंट्स हैं जिनको आइडियाज़ नहीं है, तो कौन सा बुक आप सजेस्ट करेंगे? देखिए, मेंस के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि बेसिकली इट इज़ कॉमर्स बेस्ड एग्ज़ाम। तो हम लोग कॉमर्स में जो तैयारी किए थे हम लोग ने, जो एज़ पर सीयू सिलेबस, ऑलमोस्ट वही सब अगर हम लोग प्रिपेयर करें और उसी से अगर हम तैयारी करें, तो मोर और लेस वो हम लोग का प्रिपरेशन हो जाएगा। फिर भी अगर बुक की बात जहाँ तक है, तो मैं बुक में कुछ ऑथर का नाम बता सकता हूँ। लाइक मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक फाइनेंस है फर्स्ट ऑप्शनल पेपर में, और इकोनॉमिक प्रिंसिपल इंडियन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है
उसके लिए हम लोग जयदेव एंड सर्कल या बनर्जी एंड मजूमदार का एक बुक है, उसको हम लोग फॉलो कर सकते हैं। आईएफएस के लिए, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के लिए नायक एंड सना जो बुक है वो बहुत ही अच्छा बुक है, उससे मैंने प्रिपेयर किया था और ये हम लोग का सीयू सिलेबस में भी फॉलो होता है। तो अगेन इट इज़ अ वेरी गुड बुक, ये हम लोग प्रेफर कर सकते हैं। बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बीआरएफ जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके लिए डीएल दत्ता एक ऑथर हैं, वो बुक हम लोग देख सकते हैं। इट इज़ वेरी हेल्पफुल बुक। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग और एडवांस अकाउंटेंसी के लिए बासु एंड दास मैं बोलूँगा कि आप प्रेफर कर सकते हैं उसको। उसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल सम्स हैं, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। और बिजनेस मैनेजमेंट के लिए पीएलजी मीन्स पीएल गंगोपाध्याय एंड एस के देवनाथ बोल के एक हम लोग का ग्रेजुएशन में भी था, जो कॉमर्स एस्पिरेंट है वो जानते हैं। प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन बोल के एक हम लोग का एक पेपर हुआ करता था कॉमर्स में, अभी भी है। तो वो बुक हम लोग फॉलो कर सकते हैं मैनेजमेंट के लिए। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशंस के लिए मुद्रा एंड मुद्रा का बुक इज़ बेस्ट बुक, उसको हम लोग फॉलो कर सकते हैं। और आईटी एंड इट्स एप्लीकेशन इन बिजनेस के लिए ऐसे तो कोई पर्टिकुलर बुक मैं नहीं बोलूँगा। आप बहुत सारे वेबसाइट से नोट्स बना सकते हैं, खुद नोट्स तैयार कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। या सिन्हा एंड सिन्हा का एक बुक आता है, आप वो देख सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल ये एक बुक की लिस्ट है, बट इट इज़ एन नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, इट इज़ एन ओके। इंक्लूसिव लिस्ट। तो आप इसके अलावा भी बहुत सारे बुक्स है अवेलेबल, बट मेरा ये सुझाव रहेगा, मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप लोगों ने ग्रेजुएशन में जो अपना बुक फॉलो किया था सीयू में, आप वो बुक को अच्छे से पढ़ें, उसी से ही आप फॉलो करना क्वालिफाई ज़्यादा कर सकते बेहतर हैं। रहेगा। फॉलो करना अच्छा, ज़्यादा इसमें बेहतर रहेगा। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर्स होता है उसका कितना रोल्स है मेंस एग्जाम में? उसका बहुत रोल है। आई थिंक मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आप तैयारी करने जा रहे हैं, तो सबसे पहला जो आपका काम रहेगा, आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को ज़रूर सॉल्व करें। प्रीलिम्स को भी और मेंस को भी, दोनों पेपर आप देखें, किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, पैटर्न्स क्या है, आप उसी को बेस्ड करके आप तैयारी शुरू करें। वो आपको मेंस एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होगा उससे। ओके। इसके बाद हम लोग आते हैं कि एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल आता है स्टूडेंट्स के जेहन में, एस्पिरेंट्स के, कि कितना नंबर स्कोर करने से हम मेंस पास कर पाएंगे, या प्रीलिम्स अगर है तो प्रीलिम्स में जैसे आप बात कर रहे थे कि 55% स्कोर करना मोटा मोटी इसी के आसपास कट ऑफ रहता है। तो मेंस का कट ऑफ कितना हो जाता है, इसका हिस्ट्री क्या है, और कितना स्कोर करना सेफ रहेगा? आपने कितना कोशिश किया था? अच्छा, देखिए कोशिश तो ये रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाएँ, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि अगर वैकेंसी कम है, तो वहाँ देखा जाता है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चले जाता है। जिसके बेसिस में ये होता है कि बहुत सारे जो सीरियस कैंडिडेट हैं, जिनको लगता है कि हम क्वालीफाई कर जाएँगे, लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ कि वो लोग भी क्वालीफाई नहीं कर पाते हैं। तो मेंस के लिए मेरा यही कहना है कि अगर आप ऑलमोस्ट 50 टू 55% अगर आप स्कोर कर पाते हैं, then there is a very high chance to select for an interview or call for a personality test. So almost 50 to 55% is a good marks. ठीक है, सेफ स्कोर टू क्वालिफाई फॉर द मेंस। Safe score बोल सकते अच्छा, हैं। मेंस पास करने के बाद एक क्वेश्चन आता है कि इंटरव्यू, इंटरव्यू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बहुत बार ऐसा होता है स्टूडेंट प्रीलिम्स पास कर जाते हैं, मेंस पास कर जाते हैं, लेकिन पर्सनालिटी टेस्ट में बहुत बार फेल कर जाते हैं। तो जी। इसको कैसे ओवरकम किया जाए, और इसके लिए आपने कैसे प्रिपरेशन किया था? आपको किस तरह से इंटरव्यू बोर्ड में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे? ज़रा सा इस पे अगर रोशनी डाले तो एस्पिरेंट्स को हेल्प होगा इससे। देखिए इंटरव्यू जो होता है, इट इज़ एक्चुअली अ पर्सनालिटी टेस्ट हम लोग बोलते हैं इसको। ये 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पर्सनालिटी टेस्ट के लिए आप मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपको पर्सनालिटी टेस्ट के लिए कॉल आता है। तो पर्सनालिटी टेस्ट में अपीयर होने के लिए सबसे पहला तो ये है, आप लोग एक ज़हन में बैठा लीजिए कि पर्सनालिटी टेस्ट में आपका पर्सनालिटी चेक किया जाता है, आपका सब्जेक्ट नॉलेज कितना है वो नहीं देखा जाता है। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमारा सब्जेक्ट नॉलेज एकदम ही ज़ीरो हो वहाँ पर। तो सब्जेक्ट का जो नॉलेज होता है वो ऑलरेडी पीएससी बोर्ड ने आपका मेंस एग्ज़ाम में चेक कर लिया होता है। तो वहाँ पर जाने से पहले आपको वेल प्रिपेयर्ड होके जाना है, अवेयर रहना है आपको। एंड जो सबसे जो बेसिक चीज़ है पर्सनैलिटी टेस्ट की, वो ये है कि आपको एकदम हम्बल एंड ऑनेस्ट रहना है। आपको अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, कोई जवाब नहीं आता है, तो आपको सिंपली बोलना है कि हमको नहीं आता है, या फिर मैंने कहीं पढ़ा था बट अभी हम रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है? तो ये एक लॉजिकल आंसर हुआ। लेकिन अगर आपको आता है तो आप उसको कॉन्फिडेंटली जवाब देना है।
और अगर आता है तो नहीं आता है तो उसको नहीं देना है। ये एक सिंपल लॉजिक है कि आपको हम्बल एंड ऑनेस्ट रहना है, ऑनेस्टी के साथ देना है और आपको वेल प्रिपेयर्ड होके जाना है वहाँ पर। उस टाइम का जो सिनेरियो रहेगा, उससे आपको अवेयर होना है कि अभी क्या चल रहा है, नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स सिनेरियो क्या 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 है, है? हम लोग का स्टेट में। हाँ, एग्जैक्टली, हम लोग का स्टेट में क्या चल रहा है। जैसे कि मेरा एक एक्सपीरियंस रहा इंटरव्यू में। एक्चुअली इस बार का जो मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था वो बिल्कुल ही डिफरेंट था फ्रॉम द प्रीवियस टू इंटरव्यू। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, नॉर्मली पीएससी का जो इंटरव्यू होता है वो पीएससी में जाकर ही होता है और फेस टू फेस होता है, मीन्स ऑफलाइन होता है। लेकिन इस बार कोविड सिचुएशन की वजह से पीएससी ने वर्चुअल इंटरव्यू करवाया और हम लोग को वर्चुअली अपेयर होना पड़ा उसमें। तो सबसे पहला ये है कि आपको इंटरव्यू में जो है वो चार लोग थे, तीन बोर्ड में मेंबर थे और एक चेयरमैन सर खुद थे। तो सबसे पहला आपको एक सेल्फ इंट्रोडक्शन अपना रेडी करना है, अपने बारे में आपको एक बताना है। उसके बाद आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे मेरा एक क्वेश्चन था कि उस वक्त टोक्यो ओलंपिक चल रहा था, तो टोक्यो ओलंपिक से मेरा ये क्वेश्चन था कि इस बार गोल्ड मेडल किसने जीता है इंडिया के लिए, किस इवेंट में जीता है, उस इवेंट का नाम क्या है। तो ये एक सिनेरियो था। उसके बाद मैं प्रेजेंट सर्विस में ऑलरेडी सर्विस था, इन सर्विस था। तो मुझसे सर्विस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, मेरे डिपार्टमेंट से रिलेटेड, काम से रिलेटेड। तो अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आप अपने बारे में अच्छे से जान के जाइए। एक आप इम्पोर्टेंट नोट एक बना के जाइए अपने बारे में, अपने लोकेलिटी के बारे में, आसपास के बारे में क्या चल रहा है अभी, इवेंट्स के बारे में। सब्जेक्ट्स नॉलेज थोड़ा सा अच्छा रखना होगा आपको। तो ये ओवरऑल एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा। मेरा इंटरव्यू ऑलमोस्ट 20 to 22 मिनट्स और 25 मिनट्स ऐसा कह सकते हैं चला। अच्छा। तो आपको इंटरव्यू में जो भी मीडियम ऑफ क्वेश्चन हो इंटरव्यूअर का, आपको कोशिश करना है कि आप उसी लैंग्वेज में जवाब दें। सपोज़ अगर आपको इंग्लिश में क्वेश्चन किया गया है तो आप इंग्लिश में उसको जवाब दें। अगर बंगाली में क्वेश्चन किया गया है तो आप उसको बंगाली में आंसर का रिप्लाई आंसर दें। करने की तो कोशिश ये कर एक रहे हैं। नॉर्मल डेकोरम माना जाता है। ओके। जी। अच्छा, इसके अलावा एक क्वेश्चन ये होता है, हम लोग देखते हैं इंटरव्यू में, अच्छा, ओवरऑल टोटल प्रीलिम्स में तो क्वालिफाइंग होता है, मेंस और इंटरव्यू ये दोनों मिलाकर कितना नंबर स्कोर करने पे क्वालिफाई होता है, या कट ऑफ कितना जाता है इसका? अच्छा, इसका देखा जाए कि अगर जैसे हम लोग कट ऑफ की बात करें कि लास्ट ईयर भी कट ऑफ जो है वो 50 to 53% के आसपास था, इंक्लूडिंग मेंस एंड इंटरव्यू। मतलब हम लोग का जो फाइनल सिलेक्शन होता है, वो जो फाइनल पैनल बनता है वो आपका मेंस का मार्क्स 800 प्लस 200 आपका पर्सनालिटी टेस्ट का मार्क्स, मतलब 1000 में जो है वो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से अगर आप सेफेस्ट अगर स्कोर अगर बोला जाए कि बात की जाए, तो आपका 50 to 55% अगर आप रखते हैं तो इट इज़ वेरी गुड, इट इज़ वेरी हाई चांस टू सेलेक्ट। आपका सिलेक्शन जो है वो बहुत काफ़ी हद तक पॉजिटिव हो जाता है। ओके। और एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि प्रीलिम्स के बाद मेंस कितने, प्रीलिम्स एग्जाम के बाद जो रिजल्ट होता है उसके बाद मेंस कितने दिनों के बाद होता है, और मेंस के बाद इंटरव्यू कितने तो ये टोटल पीरियड कितने दिनों का होता है? देखिए, ये पूरा पीरियड जो चलता है एक्चुअली ये तो 1 साल में ही कंप्लीट हो जाना चाहिए, बेहतर होता है। बट जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक बहुत लेंदी प्रोसेस है, बहुत सारे काम होते हैं इसमें बीच में। तो ये ऑलमोस्ट आपका 2 से ढाई साल तक का पूरा पीरियड लग जाता है। जैसे कि मैं अगर अपना बात करूँ तो 2018 का ये रिक्रूटमेंट था, मतलब मीन्स एडवर्टाइज़मेंट निकला था। तो उसके अलावा आपको जो है 2018 में प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ, फिर 19 में मेंस एग्ज़ाम हुआ, फिर उसके बाद 20 में इंटरव्यू हुआ, 21 में फाइनल रिजल्ट निकला। तो ये एक बहुत ही लेंदी प्रोसेस है। तो आपको जी। जो है ऑलमोस्ट प्रीलिम्स से मेंस तक के आपका 2 महीना का ऑलमोस्ट गैप रहता है रिजल्ट के बाद, मेंस एग्ज़ाम। फिर मेंस के बाद इंटरव्यू के एग्ज़ाम में भी वही आपका 3 से 4 महीना का गैप रहता है। तो ऐसे कर के वो डिपेंड करता है पीएससी के ऊपर कि वो टाइम टू टाइम वो क्या शेड्यूल देता है, उसको हम लोग को फॉलो करना पड़ता है। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि आप एज ए वर्किंग पीपल पर्सन आप जॉब भी कर रहे हैं, जॉब करते हुए तैयारी कर रहे थे, तो जॉब करते हुए कोई एग्ज़ाम पास करना ये कितना डिफिकल्ट होता है, और इसके लिए कैसे आप टाइम मैनेजमेंट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, बिल्कुल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली। ये हम इस फ़ील्ड से गुज़र चुके हैं तो इसका एक्सपीरियंस है मुझे। और मैं यही कहूँगा कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? मीन्स ये मेरा मैसेज उन सर्विस इन सर्विस कैंडिडेट को है जो ये वीडियो देख रहे हैं या जो सुन रहे हैं, कि वो लोग बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है या काम करने के बाद टाइम नहीं मिल पाता है।
तो मेरे पास भी 24 घंटे हैं और आई थिंक आपके पास भी 24 ही घंटे हैं। तो इफ़ आई कैन डू, यू कैन ऑल्सो डू। तो देखिए, एक ये है कि अगर आपको आप अगर डेडिकेटली अगर किसी चीज़ को करना चाह रहे हैं, या आपका एक टारगेट है, एक एम है, आप उसको अचीव करना चाहते हैं, तो इफ़ वो है ना कि इफ़ देयर इज़ विल देयर इज़ अ वे। जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। जैसे मेरे इसमें क्या होता था कि काम करने के बाद मैं घर में आके लेट नाइट स्टडी करता था। फिर सुबह में उठ के फिर स्टडी करता था। एग्ज़ाम के वक़्त और ज़्यादा मुझे टाइम देना पड़ा, क्योंकि दोनों को साइमल्टेनियसली लेकर चलना एक बहुत ही हार्ड वर्क है। इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, हम समझ सकते हैं। बट आपको कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम अपने स्टडी पे दें। आफ्टर योर वर्क जब आप घर पर आए, तो आप कहीं और दूसरी चीज़ पर बिज़ी ना होकर आप अपना पूरा फ़ोकस अपने स्टडी पर दें। तो आई थिंक आप कर सकते हैं। यस, यू कैन अचीव इट, ओके। इट इज़ पॉसिबल। यस। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल अंटिल इट्स डन, है ना? ओके। तो यस, यू कैन डू इट। यू हैव टू मैनेज इट। अच्छा, एक स्टूडेंट्स को, एक एस्पिरेंट्स को ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है पास करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो कितनी देर पढ़ाई करना चाहिए? बहुत सारे लोग होते हैं कि वो सोचते हैं कि 10 घंटा पढ़ाई करने से पास कर जाएँगे, कुछ लोग सोचते हैं कि ये 2 घंटा पढ़ने से ही पास कर जाएँगे। तो आपको क्या लगता है? आप क्या सजेस्ट करेंगे? कितनी देर पढ़ाई करना चाहिए? देखिए, ये ऐसा है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम 10 घंटा पढ़े या 8 घंटा पढ़े तभी मेरा क्वालीफाई होगा। आप अगर आप सीरियसली अगर पढ़ रहे हैं, अगर आप 3 से 4 घंटा भी पढ़ रहे हैं या 4 से 5 घंटा भी डेली अगर पढ़ रहे हैं, लेकिन आप कितना फ़ोकस्ड होकर पढ़ रहे हैं, वो कितना ध्यान से पढ़ रहे हैं, वो चीज़ मैटर करता है। अगर हम 1 घंटे ही अगर एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो हम उसको कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हैं कि नहीं, ये चीज़ मोर इम्पोर्टेंट है दैन वी आर स्टडिंग फॉर 8 आवर्स एंड 10 आवर्स। ये सब सिर्फ़ कहने वाली बात है। ये दिल को बहलाने वाली बात है। अगर आप 1 घंटा, 2 घंटा या 3 घंटा भी अगर अच्छे से पढ़ेंगे और फ़ोकस के साथ पढ़ेंगे, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जी, बिल्कुल सही कहा आपने, फ़ोकस बहुत ज़रूरी है पढ़ाई में। फ़ोकस अगर नहीं है तो 10 घंटा भी पढ़ाई करके नहीं होगा, 24 घंटा भी पढ़ाई करके आप क्वालीफ़ाई नहीं करेंगे। फ़ोकस बहुत ज़रूरी है, ऐसे भी लाइफ़ में एग्ज़ैक्टली। ज़रूरी है और पढ़ाई में भी, कॉम्पिटिटिव फ़ील्ड में तो बहुत ही कंपल्सरी एक चीज़ है। इसके बाद हम पूछना बिल्कुल। चाहेंगे कि आप उन तमाम एस्पिरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो, अच्छा इसका प्रिपरेशन, एक और क्वेश्चन इसी में ज़हन में मेरे आ रहा है कि इसकी तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए? ग्रेजुएशन के कंप्लीट करने के बाद या ग्रेजुएशन से पहले? क्योंकि आजकल कंपटीशन में बहुत ज़्यादा मारामारी चल रहा है, यानी कि कंपटीशन बहुत टफ हो गया है। तो इसकी तैयारी किस वक्त शुरू करना बेहतर होगा? देखिए, मेरा ये मानना है, सबसे पहले तो स्टूडेंट को मैं ये कहूँगा कि आप एक गोल एक सेट कर लीजिए। आप अपना एक टारगेट सेट कर लीजिए कि आपको क्या करना है। कॉमर्स स्टूडेंट है, तो आपको अगर इस फील्ड में आना है, वेस्ट बंगाल ऑडिट अकाउंट्स इज़ नो डाउट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड प्रेस्टिजियस जॉब इन आवर स्टेट। इट इज़ अ ग्रुप ए गेज़ेटेड सर्विस। और ऑलमोस्ट एवरी कॉमर्स स्टूडेंट के हम बोलेंगे ऑलमोस्ट, क्योंकि बहुत कोई ऐसे हैं जो जिनका और भी कुछ अदर एम है कॉमर्स में आने के बाद भी, जिनको चार्टर्ड अकाउंटेंट करना है या बिज़नेस करना है, एमबीए करना है। बट एज़ मेरे जैसे कॉमर्स एक स्टूडेंट है जिसका एक सपना होता है, लाइक इट इज़, हम बोल सकते हैं कि एक ड्रीम जॉब है कॉमर्स स्टूडेंट के लिए। इट्स लाइक ड्रीम कम्स ट्रू जब आप इस सर्विस को पा लेंगे। तो आप ग्रेजुएशन के साथ ही इसको प्रिपरेशन को जारी रख सकते हैं, क्योंकि ये जो है ग्रेजुएशन बेस्ड एग्ज़ाम ही है, कॉमर्स बेस्ड एग्ज़ाम है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है इसमें। और अगर अगर कोई स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि नहीं, पहले हमको ग्रेजुएशन में अपना फ़ोकस करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। आप ग्रेजुएशन के बाद भी आप प्रिपरेशन चालू कर सकते हैं। तो इसमें कोई ये नहीं है कि आप ग्रेजुएशन के साथ भी कर सकते हैं, उसके बाद भी कर सकते हैं। इट्स ओके। नो प्रॉब्लम। आप लास्ट में, हम अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं अपने इस सेशन के। तो आप इन जो एस्पिरेंट्स हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन से वो जूझ रहे हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? और आपका जो फाइनल मैसेज होगा उन एस्पिरेंट्स को, या आप अपने सक्सेस को डेडिकेट करते हैं, इसमें आपके पेरेंट्स का क्या रोल था, उसके बारे में भी थोड़ा अगर बताएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि जी, जी, जी। लोग समझ सके इसके बारे में। जी, जी, बिल्कुल। देखिए, मेरा स्ट्रगल का ऐसा है कि लाइफ़ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं। और इनफैक्ट सभी के लाइफ़ में आते हैं, क्योंकि बेसिकली हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। और ये बहुत ज़रूरी होता है कि एजुकेशन हम लोग हासिल करें इसके साथ ही, क्योंकि एजुकेशन ही एकमात्र एक ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, अपने फ्यूचर को बदल सकते हैं। तो एजुकेशन के माध्यम से ही मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग सपने देखें। हमारे एपीजे कलाम सर ने जैसा कहा था कि
कि सपना वो नहीं है जो हम लोग नींद में देखते हैं, बल्कि ड्रीम वो है कि हम लोग को सोने ना दे। तो हम लोग को तैयारी करना पड़ेगा, अपने सपने के पीछे मेहनत करनी पड़ेगी डेडिकेशन के साथ। और इस कामयाबी में मैं सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल रहा मेरे पेरेंट्स का रहा, जिन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे, जिनके बदौलत ही मैं आज यहाँ पर जो भी हूँ इस मुकाम पर अपने पेरेंट्स की वजह से हूँ। काफ़ी सपोर्टिव थे। मैं ये दुआ करता हूँ कि सबके पेरेंट्स ही ऐसे सपोर्टिव रहें। और उसके बाद जो है वो टीचर्स लोग का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिनके काफ़ी सपोर्ट रहा। मेरे कुछ दोस्त हैं, कुछ फ्रेंड सर्कल में जो काफ़ी सीनियर्स हैं, जिन्होंने काफ़ी गाइड किया मुझे टाइम टू टाइम। तो ओवरऑल जो है आपको एक ऐसा सोसाइटी मिलता है, जब आप तैयारी करते हैं किसी चीज़ में, जब आप लग जाते हैं मेहनत से, लगन से, तो वो चीज़ आपको ज़रूर मिलती है। ये एक फ़िल्मी डायलॉग है, लेकिन ये काफ़ी हद तक आप अपने इसको प्रैक्टिकल लाइफ़ से जोड़ सकते हैं कि अगर किसी चीज़ की अगर हम ख्वाहिश अगर करें दिल में, तो पूरी कायनात उसे मिलाने में जुड़ जाती है। बिल्कुल। ये जो है काफ़ी हद तक प्रैक्टिकल साबित होता है उन एस्पिरेंट्स के लिए, जो सीरियसली इस चीज़ को मेहनत करते हैं। तो मैं यही पैगाम देना चाहूँगा जो मेरे दर्शक जो सुन रहे हैं, कि हार्ड वर्क, परसिवरेंस, पेशेंस एंड बिलीव इन योरसेल्फ इज़ द मंत्रा फॉर सक्सेस इन योर लाइफ। आपको हार्ड वर्क करना है, चाहे किसी भी हाल में हो, आपको हार नहीं मानना है। फेलियर तो आएँगे, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएँगे, बट फेलियर हम लोग को और भी ज़्यादा मजबूत बना देते हैं हमारे टारगेट अचीव करने के राह पे। हम लोग और भी करीब आ जाते हैं। क्योंकि देखिए, अगर मेरे लाइफ में अगर फेलियर नहीं होता, शायद मैं आज यहाँ पर नहीं होता। क्योंकि फेलियर के माने ये नहीं कि हम गिर गए। फेलियर के माने ये होता है कि गिरने के बाद दोबारा हम लोग जब उठेंगे, तो और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ उठेंगे, ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ उठेंगे, और इंशाल्लाह सक्सेस ज़रूर हम लोग को कामयाबी हाँ सर। हासिल मिल आप होगी। अपना एक शेर सुनाना चाह रहे थे, वो सुना देते तो बहुत अच्छा होता है। अच्छा, हाँ, वो एक शेर है कि वो बहुत ही पसंदीदा शेर है और बहुत ही करीब है मेरे दिल के। वो कहते हैं कि मंज़िलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंज़िलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी अपना हौसला रखें, हौसला नहीं हारें। इंशाअल्लाह अगर हम कर सकते हैं, तो आप लोग भी कर सकते हैं। मैं यही शुभकामनाएँ आप लोग के साथ हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे मोहम्मद सकीब शहीन सर का, जिन्होंने एक एक कितना अच्छा एक प्लेटफ़ॉर्म ऑर्गेनाइज़ किया, जिनके दिमाग में ये आया कि एक ऐसा कुछ किया जाए, जिससे हमारे आने वाले जो एस्पिरेंट्स हैं, स्पेशली जो वेस्ट बंगाल अकाउंट सर्विस में आना चाहते हैं इस सर्विस में, तो उन लोग के लिए कुछ हेल्प हो सके। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छा आइडिया है, और ये जो सिलसिला है, ये जो इसको हम लोग आगे भी कंटिन्यू रखेंगे इन डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। और बस आप लोग का सपोर्ट और आप लोग के जो है बेस्ट विशेस मेरी आप लोग के साथ हैं। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू जो ये तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू मेहता फॉर गिविंग योर टाइम एंड फॉर काइंड वर्ड्स फॉर मी। एंड हौसलों से उड़ान होती है, हौसला रखिए बिल्कुल। और एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। रिज़ल्ट की परवाह ना करें, आप अपना तैयारी रखिए। और ये जो वीडियो ख़ास तौर से लाया गया था, ये उन एस्पिरेंट्स की डिमांड पे लाया गया था जो बात करते हैं कि सर एंड ऑडिट अकाउंट के रिगार्डिंग मुझे पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, इसके बारे में कुछ बताएं। तो मेहताब ने अपना टाइम दी, कीमती वक्त निकाल कर आप लोगों को दिया है। और आप इनकी जो बात है उनको फॉलो करें, जो जो बुक सजेस्ट किया है उसको फॉलो करें, और इससे क्या होगा कि हम आगे चल सकते हैं। तो ये रहा आज बिल्कुल। आज का जो हमारा ये सेशन है, हम इसको यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।